about the structure of protein, and going to move this lecture to I'm going to divide this lecture into different parts, and आज हम लोग इसका एक थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ेंगे. So let's get started. So first of all, I would like to give you a little brief introduction about the structure of the proteins. आप सबको पता है, हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है कि नेचर के अंदर more than 300 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, और इन 300 अमाइनो एसिड में से 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो कि तमाम उन प्रोटीन्स के अंदर पाए जाते हैं जो कि मेमेलियन सेल्स के अंदर होती हैं या बैक्टीरिया के अंदर होती हैं या फिर वो प्लांट्स के अंदर पाई जाती हैं. ये तमाम अमाइनो एसिड्स कॉमनली तमाम प्रोटीन्स के अंदर एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं या जुड़े होते हैं बाय द हेल्प ऑफ ए स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड. दैट कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड अ पेप्टाइड बॉन्ड. ये जो हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड बनता है जिसके अंदर एक लीनियर सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड्स का, इसमें वो तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है जो कि किसी भी प्रोटीन के यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इसकी शेप और इसकी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अगर हम प्रोटीन की के स्ट्रक्चर की कम्प्लेक्सिटी को डिफरेंट लेवल्स के अंदर या डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिवाइड करना चाहें तो वी हैव 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर आता है प्रोटीन का, देन वी हैव सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड देन क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर. इन तमाम को हम डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं या फिर इनको हम कह सकते हैं डिफरेंट लेवल्स हैं या हिरार्कीज हैं जिनके अंदर जैसे हम मूव करते हैं फ्रॉम द प्राइमरी स्ट्रक्चर टू द सेकेंडरी एंड द क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, यहाँ पर जो कम्प्लेक्सिटी है इसके मॉलिक्यूल की वो इंक्रीज होती जाती है. अब ये कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है इन टर्म्स ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स या स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जो कि रिपीट होते हैं एक सर्टेन वे के अंदर, और ये रिपीटिशन रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोटीन की वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शंस के लिए और उसके एक ख़ास 3 डायमेंशनल शेप के लिए जो कि उसकी एक्टिविटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है. अगर हम इनके एक छोटा सा ओवरव्यू लें कि हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चरल यूनिट्स पाए जाते हैं प्रोटीन के अंदर, तो हमारे पास पाई जाती हैं जी अल्फा हेलिसेस, बीटा शीट्स, इसके अलावा स्मॉल मोटिव्स पाए जाते हैं जो कि तमाम फोल्ड होने के बाद एक कम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं या फिर एक ऐसी प्रोटीन बनाते हैं जिसकी डायमेंशन, जिसके फंक्शंस मल्टीपल होते हैं. राइट. So first of all we move to the primary structure of protein. Primary structure protein को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को सिंपल ये चीज़ बता दूँ कि जो मैंने आपको बताया कि अमाइनो एसिड्स के बीच में डिफरेंट टाइप के जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं ये आपस के बीच में जो लिंकेज है इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं. Amino acids, when they are linked together in a certain sequence to form with the help of the peptide bond, this is called as the primary structure of the protein. ये basic structure है और इस basic structure की हमें understanding होना बहुत important है हमारे लिए, क्योंकि अगर किसी किस्म का भी कोई change इस basic structure के अंदर आ जाएगा तो वो इसके secondary, tertiary, quaternary level की जो organization है उसको कर देगा. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सी जेनेटिक डिजीजेस होती हैं जिनके अंदर किसी एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर एबनॉर्मल होता है और उस एबनॉर्मल स्ट्रक्चर की वजह से वो डिजीज़ होती है और मतलब एक सिंगल अमाइनो एसिड की एब्सेंस, प्रेजेंस या उसकी सब्स्टिट्यूशन बाय अनदर अमाइनो एसिड कैन कॉज अ वेरी वाइड टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन इंडिविजुअल. जितने भी हमारे पास जेनेटिक डिजीज़ हैं वहाँ पर क्या होता है कि कि डीएनए के अंदर हमारे पास ब्लूप्रिंट मौजूद है हमारी प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स का. अगर कोई एक न्यूक्लियोटाइड रिप्लेस हो जाता है किसी और न्यूक्लियोटाइड से या मिसिंग हो जाता है, उसके रिजल्ट के अंदर उसकी जगह जो जेनेटिक कोड जनरेट होता है फॉर सर्टेन अमाइनो एसिड, दैट कोड आल्सो चेंजेस, और उस कोड के चेंज होने की वजह से क्या होता है कि प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब होता है. प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद उसकी जो फाइनल 3 डायमेंशनल इसकी बॉन्डिंग है या जो 3 डायमेंशनल इसकी शेप है या जो हाई लेवल्स हैं फॉर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या हिरार्की हैं, दे ऑल गेट डिस्टर्ब्ड. सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वी हैव यहाँ पर यू कैन सी ऑन द राइट साइड वी हैव कार्बन विच हमारे पास एक अल्फा कार्बन है जिसके साथ एक आर की साइड चेन मौजूद है. लेट मी जस्ट टर्न ऑन माई पॉइंटर सो दैट आई कैन ओके जी आई हैव टर्न ऑन माई पेन. जी यहाँ पर आप देखिए वी हैव दिस अल्फा कार्बन विच है, ये इसका हमारे पास आर ग्रुप है. ठीक है, यू कैन सी दैट. और ये हमारे पास इस कार्बोनाइल कार्बन है और ये हमारे पास दिस इज द प्राइमरी कार्बन ऑफ द फर्स्ट अमाइनो
अमाइनो एसिड, और ये हमारे पास सेकंड अमाइनो एसिड, ये इसका अल्फा कार्बन, इसके अमाइनो ग्रुप के साथ यहाँ पर ये एक लिंकेज मौजूद है। दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड, राइट, दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और ये पेप्टाइड बॉन्ड इसने इस अमाइनो एसिड को, दिस अमाइनो एसिड, इसको लिंक किया हुआ है विद द सेकंड अमाइनो एसिड, दिस वन, ठीक है, राइट। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दीज अमाइनो एसिड्स आर लिंक टुगेदर एंड दिस, यहाँ पर एक पेप्टाइड चेन मौजूद है जिसके अंदर यू कैन सी कि वी हैव दिस एन टर्मिनल एंड देन वी हैव दिस सी टर्मिनल। यहाँ पर एक ट्राईपेप्टाइड का मैंने स्ट्रक्चर बनाया जिसके अंदर दिस इज द एन टर्मिनल, दिस इज द सी टर्मिनल, राइट। अब ये सब, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन है ये एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन है जिसके अंदर क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। हमारे पास जो अल्फा कार्बन था, प्राइमरी अल्फा कार्बन के साथ लिंक्ड कार्बोनाइल ग्रुप था हमारे पास, ये देखिए इसमें से हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दिस गेट्स रिमूव्ड, और यहाँ पर हमारे पास जो अमाइनो एंड था उसका हाइड्रोजन, इट इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और रिजल्ट के अंदर वी आर एबल टू प्रोड्यूस अ पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। अब जब हम पेप्टाइड बॉन्ड की बात करते हैं तो इस पेप्टाइड की बॉन्ड की सर्टेन प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपको अपने जहन के अंदर रखनी होंगी और जो आपको याद करनी होंगी। अमाइनो एसिड्स in case of protein they are all linked with the help of this peptide bond which is a covalent bond. इस बॉन्ड को हम एक अमाइड लिंकेज भी कहते हैं। अब ये अमाइड लिंकेज एज यू कैन सी इन द फिगर इट इज बिटवीन द अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड द अल्फा अमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड्स जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म के बॉन्ड हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसी कंडीशंस हो जाए, प्रोटीन के इस पेप्टाइड बॉन्ड के ब्रेक हो जाने के प्रोसेस को डीनेचरेशन कहते हैं। अगर हम कहते हैं ना एक प्रोटीन डीनेचर हो गई है, इसका मतलब है उसके अंदर जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था उस प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद पेप्टाइड बॉन्ड टूट गया है। एज आई टोल्ड यू, पेप्टाइड बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और इसको डीनेचर करना, प्रोटीन को डीनेचर करना, इट्स नॉट ए ईजी टास्क। जैसे कि अगर हम प्रोटीन को हीट करें या फिर इसके अंदर बहुत ही हाई कॉन्सेंट्रेशन के अंदर हम कोई डीनेचरिंग एजेंट डाल दें, फॉर एग्जांपल यूरिया इज़ ए स्ट्रॉन्ग डीनेचरिंग एजेंट, ये डाल दें, इनसे ये बॉन्ड नॉर्मली टूटता नहीं है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड है, एज आई टोल्ड यू, इट्स ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और इसके अंदर इसको ब्रेक करने के लिए वी नीड प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर्स। किस चीज़ का? कोई हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का एसिड हो, कोई स्ट्रॉन्ग किस्म, या फिर हमारे पास टेम्परेचर हो, बहुत हाई टेम्परेचर हो जो कि बहुत ज़्यादा टाइम तक रहे, वो नॉन एंजाइमेटिकली इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। ब्रेक करेगा मतलब ये कि इसको हाइड्रोलाइज कर देगा। अब ये जो हमारे पास प्रोटीन्स हैं या जो पेप्टाइड्स हैं, जो हमारे पास प्रोटीन्स हैं इनके अंदर मिनिमम जो पेप्टाइड बॉन्ड है, मिनिमम इनके अंदर हमारे पास 300 अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, मैक्सिमम हज़ारों अमाइनो एसिड हो सकते हैं। अब हमारे पास अगर एक पेप्टाइड मौजूद है, फॉर एग्जांपल यू सी दिस पेप्टाइड हियर, ये आपके पास एक पेप्टाइड मौजूद है, तो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि एन टर्मिनल है। पेप्टाइड्स को हम नाम कैसे देते हैं, नेमिंग कैसे देते हैं? बाय कन्वेंशन इसका जो जितने भी हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं, इनका जो फर्स्ट जो टर्मिनल होता है, जो फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है उसका एन टर्मिनल फ्री होता है, उसका अमाइनो एंड फ्री होता है, दिस द अमाइनो एंड, दिस इज ऑलवेज फ्री। और इसका जो लास्ट हमारे पास अमाइनो एसिड होता है उसका जो कार्बोक्सिलिक एंड है, कार्बोक्सिलिक एंड है, इसको हम सी टर्मिनल कहते हैं, ये हमेशा राइट साइड पे होगा। अगर आपको मैं किसी प्रोटीन का स्ट्रक्चर दूंगी, दिस वन एंड दिस वन, फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये प्रोटीन ए दी है, दिस इज ए एंड दिस वन इज बी। एक का यहाँ पर एन टर्मिनल है और एक का इसका सी टर्मिनल है, यहाँ पर सी टर्मिनल है और यहाँ पर इसका एन टर्मिनल है। तो इसके अंदर से आपको अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगी इन दोनों में से प्रोटीन ए और बी कौन सी दुरुस्त ओरिएंटेशन के अंदर मौजूद है, सो प्रोटीन ए इज अलाइंड हियर इन द करेक्ट ओरिएंटेशन, ये उल्टी डायरेक्शन के अंदर है। यहाँ पर जो फर्स्ट अमाइनो एसिड होगा, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ग्लाइसिन मौजूद है तो आप कहेंगे जी ग्लाइसिन इज द फर्स्ट अमाइनो एसिड, और अगर यहाँ पर ग्लाइसिन मौजूद है इस जगह पर तो यू वुड से दैट ग्लाइसिन इज द लास्ट अमाइनो एसिड, ओके। अब ये यहाँ पर जो हमारे पास अमाइनो एसिड जो कि पेप्टाइड बॉन्ड के साथ लिंक्ड हैं, ये एक यहाँ पर एक अनब्रांच्ड पॉलीपेप्टाइड चेन इन्होंने बनाई हुई है और इसके अंदर हर एक कंपोनेंट अमाइनो एसिड, फॉर एग्जांपल दिस अमाइनो एसिड या फिर दिस अमाइनो एसिड, इनको नाम दिया जाता है, इनको रेजिड्यू का नाम दिया जाता है, राइट। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर
single polypeptide chain which starts with the N terminal, which ends with the C terminal, and individual amino acids which are linked together with the help of the amide or peptide bond, they are called residues. Right? ओके अब अमाइनो एसिड्स को हम ये की जो ये पेप्टाइड हमारे पास चेन है या जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड फॉर एग्जांपल अगर चेन है, पोली का मतलब होती है बहुत सी, पेप्टाइड्स का मतलब ये सिंगल जो चेन्स हैं, जो ये हमारे पास पेप्टाइड चेन्स हैं, इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स की हम नेमिंग कैसे करेंगे? एक तो आपको मैंने बताया कि एन इनका स्टार्ट है, सी इनका एंड है, और जितने भी इसके अंदर अमाइनो एसिड्स मौजूद होंगे उनके नाम की एंड के अंदर जो सफिक्स है वो अगर आइन, एन, एक या एट लगा है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे बाय द वर्ड वाई एल। जबकि हमारे पास जो सी टर्मिनल है उसका जो अमाइनो एसिड है उसके नाम के अंदर हम किसी किस्म की चेंजिंग नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने एक ट्राईपेप्टाइड लिखी है जिसके अंदर फर्स्ट अमाइनो एसिड जो कि एन टर्मिनल मौजूद है दैट इज वेलिन, और आप देखिए इसके अंदर आई एन ई इज द सफिक्स, ग्लाइसिन आई एन ई इज द सफिक्स, एंड देन वी हैव ल्यूसीन। अगर इसका हम नाम लिखेंगे कि नॉमेनक्लेचर इसका क्या होगा इस ट्राई अमाइनो एसिड रेजिड्यूज की पेप्टाइड का, यहाँ पे देखिए आई एन ई को रिप्लेस कर दिया मैंने विद वाई एल, विलाइल, ग्लाइसाइल, ल्यूसीन। ल्यूसीन क्योंकि हमारे पास सी टर्मिनल की है तो मैंने इस पेप्टाइड का नाम क्या दिया, विलाइल ग्लाइसाइल ल्यूसीन, राइट। तो इन पेप्टाइड्स का जो नाम है फॉर एग्जांपल जो फ्यू अमाइनो एसिड से मिलके बनी है, इनकी जो नेमिंग है ये इसके अंदर मेन अमाइनो एसिड का नाम लिखा जाता है, लास्ट जो है उनका सफिक्स उसको रिप्लेस करके वाई एल लगा दिया जाता है, एंड देन वी आर एबल टू नेम दैट ट्राईपेप्टाइड, राइट। ओके, अब क्योंकि हम पेप्टाइड बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर we have to like look at some of the characteristics of this peptide bond कि ये जो peptide bond है why this peptide bond is very strong, और इस peptide bond के अंदर क्या ऐसी ख़ास बात है कि हमने इसको strong denaturant जैसे यूरिया के साथ रिएक्ट किया, एसिड बेस के साथ एक्सपोज किया, लेकिन ये बॉन्ड नहीं टूटा। इस बॉन्ड के अंदर क्या ऐसी ख़ास बात है? तो चंद कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमें इस पेप्टाइड बॉन्ड के याद रखते हैं। हम बेसिक केमिस्ट्री की तरफ जाएंगे जी। पेप्टाइड बॉन्ड एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। आप लोग जानते हैं कि हमारे पास वी हैव दी जो एलिमेंट्स हमारे पास इस पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, वी हैव दिस कार्बोक्सिलिक कार्बन ग्रुप एंड देन वी हैव नाइट्रोजन, वी हैव दिस ऑक्सीजन एंड देन वी हैव दिस नाइट्रोजन। थोड़ा सा आप लोगों को मैं इंट्रोडक्शन दूंगी, थोड़ा सा रिफ्रेश करूंगी। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि जब हमारे पास कोई भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है, बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाके यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पर हमारे पास आप देखिए जी, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है जी, इक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। यू सी देयर इज इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो हमारे पास एलिमेंट हैं जो इक्वली किसी एक इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास these bonds are being shared between, तो यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। देन वी हैव पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है जी, जो शेयरिंग है दैट इज अनइक्वल, और ये उस केस में होता है जब हमारे पास दोनों एलिमेंट्स के अंदर एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो और दूसरा स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब ये कि उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका अमाउंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द अदर वन। इस वाले के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ये देखिए, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। वी हैव हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है जी, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो कि ये बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व कर देता है। दूसरा तरफ हमारे पास क्लोराइड है। क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 35.5। यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर। इसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर देखिए वी हैव इट हैज़ हाइड्रोजन हैज जस्ट वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। जब हम क्लोराइड की तरफ देखते हैं, यू सी दीज रेड डॉट्स आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट हियर, 1 2 3 4 5 6. Seventh electron is actually involved in making the bond with the hydrogen atom. हाइड्रोजन के साथ एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन इसका इन्वॉल्व है बॉन्डिंग के अंदर, जबकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन बेशक बॉन्डिंग के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, ये जी हमारे पास इन्वॉल्व है जी बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर, these are called bonding electrons।
कि ये इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड बनाने के अंदर तो इन्वॉल्व नहीं है लेकिन आउटर मोस्ट शेल के अंदर मौजूद है, दीज आर कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, these were bond pair of electron के bonding electron और these are called lone pair of electrons। lone pair of electrons वो electrons हैं जो कि bonding के अंदर involved तो नहीं होते लेकिन you know electrons के ऊपर एक negative charge मौजूद है। इस negative charge की वजह से वो क्या करते हैं, इस positive इसके मुकाबले के अंदर हाइड्रोजन के मुकाबले में क्लोराइड is highly electronegative। नेगेटिव इसके ऊपर पावर ज़्यादा मौजूद है जिसकी वजह से वो पॉजिटिव चीज़ों को अपनी तरफ खींचेगा। तो वो क्या करता है कि यहाँ पर बॉन्ड तो बना हमारे पास लेकिन इस बॉन्ड के अंदर क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स का और इवन इस हाइड्रोजन का और इसके इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले क्लोराइड की तरफ ज़्यादा है। यहाँ पर ये पूरा मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो रहा है या खिंचा जा रहा है इसकी तरफ। This type of bond is called a polar covalent bond जिसके अंदर एक एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जब हमारे पास ये जो अट्रैक्शन की पावर है इट इज सो स्ट्रॉन्ग एज ए रिजल्ट ऑफ विच कि हमारे पास तमाम इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, देन वी आर एबल टू प्रोड्यूस एन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड फॉर एग्जांपल वी हैव सोडियम एंड क्लोराइड। सोडियम के मुकाबले में क्लोराइड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। this is like less strong as compared to this one. This is highly electronegative। यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अट्रैक्शन होती है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको completely ट्रांसफर नहीं किया जा सकता और यू सी एज ए रिजल्ट ऑफ विच द आयनिक बॉन्ड इज प्रोड्यूस। आयनिक के अंदर सिर्फ अट्रैक्शन रहती है जबकि पोलर के अंदर यहाँ पे पोल्स बनते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से। कोवेलेंट के अंदर ये इक्वली शेयर हो जाता है। ठीक है, ओके, सो मैंने आपको बताया कि वी हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड वी हैव बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम पिछली स्लाइड पे जाएंगे। यू सी हियर, यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन, एज आई टोल्ड यू, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद? वी हैव 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल और 6 जो कि इसने कार्बन के साथ शेयर किया है। इसी तरह अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन के अंदर 1 2 3 4 5 जिसके अंदर यहाँ पर दिस इज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हियर दिस इज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पर जो हमारे पास ये यू सी कि जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है जो कि इन दोनों के बीच में शेयर हो रहा है, यहाँ पर जो शेयर हो रहा है या फिर जो यहाँ पर शेयर हो रहा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, इसको पुल करते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब यहाँ पर देखिए वी हैव नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ने एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, एक यहाँ पे किया है, एक यहाँ पे, इसके पास इट हैज दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन ने हमारे पास यहाँ पे किए जी 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो गए, एक इसका और एक कार्बन का। इसके अलावा 2 इलेक्ट्रॉन, इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स हियर एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स हियर, which are the loops of electrons. These lone pair of electrons keep on jumping या moving, ये move करते रहते हैं। ये भी highly electronegative है, ये भी highly electronegative है, from here to here, from this nitrogen to here, right? जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है, this has a partial double bond character। ये जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पार्शियल डबल बॉन्ड की नेचर रखता है। पार्शियल डबल बॉन्ड को फॉर एग्जांपल दिस इज द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड दिस इज द बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन। ठीक है, अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्योंकि जंप करेगा कभी यहाँ पर कभी नाइट्रोजन पे वापस जाएगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स। सो this is a single covalent bond but this has double covalent bond like character। that's why ये वाला हमारे पास जो covalent bond है, this bond is shorter as compared to a single covalent bond। ना सिर्फ shorter होता है, it is also rigid and also planar। rigid और planar होने की वजह से, short size होने की वजह से यहाँ पर rotation is not feasible। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर मॉलिक्यूल रोटेट कर सकता है, लेकिन इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो के ऊपर पाया जाता है
यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो बॉन्ड है, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड डबल पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड की नेचर रखता है और इस वजह से इट इज नॉट एबल टू रोटेट, राइट। ओके, इसके अलावा इस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर और क्या खास बात पाई जाती है? इसके अलावा आप देखें कि हमारे पास वी हैव दिस, ना सिर्फ कि यहाँ पर हमारे पास अल्फा कार्बन और ये इन स्ट्रक्चर को देख लीजिए आप, वी हैव दिस, यहाँ पर दिस इज नॉट एबल टू रोटेट बट दिस वन, ये अल्फा कार्बन और ये वाला हमारे पास अल्फा कार्बन, ये दोनों बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है क्योंकि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मौजूद नहीं है। दीज आर नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स और ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड इजीली रोटेट कर सकते हैं, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन कि इनके साथ जो आर ग्रुप है ये किस किस्म का ग्रुप है। अगर आर चेन इनके पास एक बल्कि चेन मौजूद होगी तो ऑब्वियसली उनकी जो रोटेशन है उसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस पाई जाएंगी। ओके ओके, इसके अलावा जो पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है, इट इज जनरली ट्रांस बॉन्ड। ट्रांस और सिस कन्फिग्रेशन के बारे में आप जानते होंगे। अगर हमारे पास सेम जो ग्रुप है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर पाया जाए दैट इज कॉल्ड सिस ओरिएंटेशन, और अगर वो डिफरेंट ओरिएंटेशन के अंदर पाया जाए दैट इज कॉल्ड। सो हमारे पास जितने भी बॉन्ड्स होते हैं दे आर जनरली ट्रांस इन नेचर। जो बॉन्ड ये हमारे पेप्टाइड बॉन्ड के ऊपर पाया जाता है। यहाँ पे ओरिएंटेशन ऑफ द ग्रुप इज ट्रांस। यू सी कि यहाँ पर इट्स ये डाउन है और यहाँ पे आर ग्रुप ये अबव है, ठीक है। सो दिस इज ट्रांस ओरिएंटेशन। यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये हमारे पास ये कार्बन, दिस इज कार्बन। अगर हमारे पास एक हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पर हमारे पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, ओके। सो ये हमारे पास सिस ओरिएंटेशन है जहाँ पर दोनों फंक्शनल ग्रुप्स एक ही डायरेक्शन में मौजूद है। अगर ये वाला हाइड्रोक्सिल यहाँ पे होता तो यहाँ पर ट्रांस ओरिएंटेशन है। तो यहाँ पर हमारे पास तमाम के अंदर जो ओरिएंटेशन है दैट इज ट्रांस ओरिएंटेशन। अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम जितने भी अमाइड लिंकेजेस होते हैं उनके अंदर हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक अमाइनो ग्रुप दोनों के अंदर मौजूद है। ये तमाम इन्वॉल्व है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर। लिहाजा एक्सेप्ट फॉर द टर्मिनल अमाइनो ग्रुप एंड टर्मिनल कार्बोक्सिलिक एंड जो कि N और C टर्मिनल पे मौजूद है, तमाम अमाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर इन्वॉल्व कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप पर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होता। चार्ज मौजूद नहीं है इसका मतलब है ना ही ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स जो हैं उनको एक्सेप्ट करेंगे और ना ही उनको रिलीज करेंगे। सो इफ वी लुक एट द पोलैरिटी ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड वी कैन सी दैट इट इज नॉन पोलर इन नेचर। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जितने भी कार्बोक्सिलिक एंड हैं और अमाइनो टर्मिनल्स हैं द पेप्टाइड बॉन्ड्स दे आर पोलर and they are involved in hydrogen bonding, but the ones which are involved in the peptide bond they are not polar in nature, right? Okay, let's move on to the next slide. यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ हमारे पास characteristic लिखे हैं जी। They are partial double bonds, they are rigid in nature, they are planar, they have trans configuration and they are uncharged but polar। मतलब ये कि इनके ऊपर चार्ज तो कोई मौजूद नहीं है but because they have this lone pair of electrons, that's why because of the presence of the oxygen and the nitrogen in the peptide bond they are polar in nature। ये poles बना सकते हैं, they can form hydrogen bond। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आज जो डिस्कशन वाली चीज़ है वो जी हमने करना है कि हम अमाइनो एसिड का जो कंपोजिशन है, हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड मौजूद है तो उसकी कंपोजिशन को हम किस तरह डिटर्मिन कर सकते हैं। कंपोजिशन को डिटर्मिन करने का मतलब ये है कि हम इस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, कितनी कितनी क्वांटिटी के अंदर पाए जाते हैं और कौन कौन सी पोजीशन के ऊपर पाए जाते हैं। एक हमारे पास फर्स्ट सिंपल जो स्टेप है जिसके थ्रू हम इसको एनालाइज कर सकते हैं और उसके लिए जो हमारे पास ऑटोमेटेड मशीन होती है दैट इज़ कॉल्ड ए अमाइनो एसिड एनालाइजर। अमाइनो एसिड एनालाइजर के अंदर किया क्या जाता है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक प्रोटीन को प्योरीफाई कर लिया जाता है किसी सैंपल में से।
और उसके बाद उसको हाइड्रोलाइज किया जाता है। हाइड्रोलाइज करने के लिए एज आई टोल्ड यू, हाइड्रोलाइज करना क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करना है, जो कि इजीली ब्रेक नहीं होता। हाइड्रोलिसिस करने के लिए वी एक्सपोज दैट प्रोटीन टू वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल 110 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन हम इसको रखेंगे फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर एग्जांपल फॉर 24 आवर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड। डिपेंड्स अपॉन द मशीन। इस ट्रीटमेंट की वजह से क्या होता है, इस ट्रीटमेंट की वजह से जितने भी पेप्टाइड बॉन्ड इसके अंदर वो तमाम टूट जाते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड के ब्रेक डाउन से होने से क्या होगा, हमारे पास इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स या रेजिड्यूज रिलीज हो जाएंगे। यू ऑल नो कि हमारे पास अमाइनो एसिड के ऊपर मुख्तलिफ चार्जेस मौजूद होते हैं, कुछ पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, कुछ नेगेटिवली चार्ज होते हैं, किसी के ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होता। इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए हम इनको एक कॉलम में से गुजारते हैं। क्रोमेटोग्राफी के बारे में आपने सुना होगा, ये प्रोसेस है जिसके अंदर हम चार्ज की बेस के ऊपर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास की जाएगी कैटाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। कैटाइन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, एक्सचेंज किया जा रहा है, क्रोमेटोग्राफिक कॉलम इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे पास जो कॉलम होता है उसमें एक ऐसा रेजन डाला जाता है विच इज़ नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज मतलब ये कि जितने भी पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स होंगे उनको ये अपने साथ जोड़ लेगा या स्टिक कर लेगा। जब वो इसको जोड़ेगा या स्टिक करेगा तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि जितने भी हमारे पास क्योंकि जो आपका कॉलम है दैट इज जी, जो आपका कॉलम है, सिंस यू नो दिस कॉलम इज एज आई टोल्ड यू इट इज नेगेटिवली चार्ज, तो क्या करेगा, पॉजिटिवली चार्ज जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे उन तमाम मॉलिक्यूल्स को ये अपने साथ चिपका लेगा, जोड़ लेगा, और जितने भी नेगेटिवली चार्ज होंगे उनको ये फ्लो करने देगा। क्या होता है कि इस कॉलम में से अमाइनो एसिड अपनी बाइंडिंग या अपने चार्ज की वजह से, डिफरेंट एफिनिटीज की वजह से बाइंड करते हैं या फ्लो करते हैं, अपनी हाइड्रोफोबिसिटी की वजह से या अपने चार्ज कैरेक्टर की वजह से। इनमें से अमाइनो एसिड्स को एल्यूट किया जाता है इसके अंदर मुख्तलिफ चार्ज मेंटेन करने के बाद, और एल्यूशन के बाद जब अमाइनो एसिड हमारी बारी इस कॉलम में से गुजरते हैं उसके बाद रिलीज करने के बाद क्या किया जाता है कि पीएच, ये एल्यूशन की कैसे की जानी है कि इन्होंने चार्ज और उसको बेस के ऊपर कैसे क्या करते हैं कि जी इसी अंदर से इस कॉलम में से एक सोल्यूशन गुजारा जाता है जिसकी पीएच की स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है। डिपेंडिंग अपॉन दैट जितने भी हमारे पास अमाइनो एसिड होंगे ये सेपरेट हो जाएंगे। ओके, सेपरेशन के बाद व्हाट वी आर गोइंग टू सेपरेशन, एक्सक्यूज मी क्लास। जी क्लास, जब अमाइनो एसिड को हम लेते हैं इस कॉलम में से, इस कॉलम में से गुजारने के बाद दीज अमाइनो एसिड्स आर देन हीटेड विद अ केमिकल। उस केमिकल का नाम है जी निनहाइड्रिन। निनहाइड्रिन एक रिएजेंट है जो कि जब अमाइनो एसिड के साथ बाइंड करता है तो वो एक पर्पल किस्म का कलर देता है, वायलेट किस्म का कलर देता है, right? Each amino acid is after binding with this, it is determined spectrophotometrically, और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू ये जब कि हमारे पास अमाइनो एसिड के साथ ये बाइंड करता है ये एक सर्टन अपनी लाइट की एब्जॉर्प्शन की रेंज देता है, हमारे पास स्टैंडर्ड्स की रेंज मौजूद होती है, और उसके बाद स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस किया जाता है जो कि डिस्क्राइब करता है कि हमारे पास एक अमाइनो एसिड कौन सा अमाइनो एसिड है जो कि बाइंड किया है और यहाँ पर इसके साथ हमें शो हो रहा है, राइट? यहाँ पर आप देख सकते हैं वी हैव दिस, जो फर्स्ट आप डायग्राम देख रहे हैं, इन द फर्स्ट डायग्राम यू आर एबल टू सी दिस अमाइनो एसिड एनालाइजर जिसके अंदर यू सी दिस, लेट मी जस्ट टर्न ऑन माय पेन, ओके आई थिंक इट्स ऑन, नो, सो राइट, यहाँ पर आप देखिए वी हैव दिस बफर, then we have this
कॉलम जिसके अंदर हमने सैंपल को बफर के साथ मिक्स किया। बफर की हम पीएच को चेंज करते हुए यहाँ पर इसकी बाइंडिंग को हम चेंज कर सकते हैं। देन दिस इज रिएक्टिंग विद एनहाइड्रिन, then this is passing through a spectrophotometric analysis machine और यहाँ पर we are able to produce this scale और ये scale हमारे पास spectrophotometrically automatically analyze करता है कि कौन से अमीनो एसिड को हमने determine किया था, right? Then we come to the second step. Second step is another way of finding out which amino acid is which amino acids are actually forming this polypeptide chain. The process is called sequencing of the polypeptide from its end terminal. Sequencing हमारे पास एक step wise process है और इस process के अंदर we are able to identify specific amino acids at each position in the polypeptide chain. ठीक है, और क्योंकि हमने इसके अंदर चेन के अंदर one by one amino acids को एनालाइज करना है तो वहाँ पर हम जो स्टार्ट करते हैं ऑब्वियसली फ्रॉम द स्टार्ट पोजीशन ऑफ प्रोटीन करेंगे, दैट इज द एंड टर्मिनल। हमारे पास एक जी रिएजेंट है दैट इज कॉल्ड एडमैन रिएजेंट और एडमैन रिएजेंट को हम फिनाइल आइसोथायोसाइनेट भी कहते हैं। दिस रिएजेंट इसके पास खास बात क्या है जी, ये रिएजेंट जो है ये एंड टर्मिनल के अमीनो एसिड के साथ को आइडेंटिफाई करता है अल्कलाइन कंडीशंस के अंदर और उसके साथ ये जाके बाइंड कर जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ एन टर्मिनल अमीनो एसिड्स के साथ बाइंड कर सकता है सिलेक्टिवली। बाइंड करने के बाद ये क्या करता है जी, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसको अनस्टेबल कर देता है और इस अमीनो एसिड को तोड़ देता है, राइट? तो क्योंकि इट हैज़ द स्पेसिफिक एबिलिटी टू बाइंड विद जस्ट द एन टर्मिनल अमीनो एसिड, तो हमारे पास जो फर्स्ट अमीनो एसिड इसके अंदर रिलीज होगा दैट्स ऑब्वियसली गोइंग टू बी द फर्स्ट एन टर्मिनल अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जब हमारे पास रिलीज हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इसकी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस कर सकते हैं and then we can identify which amino acid was at position number 1। इसी तरह बारी बारी ये तमाम अमीनो एसिड्स के साथ बाइंड करता है एंड टर्मिनल के साथ और हमारे पास अमीनो एसिड नंबर 1, अमीनो एसिड नंबर 2, अमीनो एसिड नंबर 3 एंड सो ऑन, इनकी आइडेंटिटी हमें बताता जाता है, राइट? So यहाँ पर you can see the stepwise process by which we are able to identify amino acids by the process of sequencing of the protein। अब ये start की थी हमने from the end terminal। Then we have another way by which we can identify the composition of the polypeptide chain. The process is called as cleavage of the polypeptide into smaller fragments। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सी हमारे पास प्रोटीन्स ऐसी हैं, इनफैक्ट मोर देन 90% ऑफ द प्रोटीन्स हमारे पास ऐसी हैं जिनके अंदर 100 या 100 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। अब अगर हम सीक्वेंसिंग स्टार्ट कर दें या फिर क्रोमेटोग्राफी स्टार्ट कर दें और हमारे पास कोई ऐसी प्रोटीन है जो कि फॉर एग्जांपल 250, 300, 500 अमीनो एसिड से मिलकर बनी है, तो ये तो बहुत ही हमारे पास लेबोरियस किस्म का काम हो जाएगा। इसमें तो घंटों और दिन लग जाएंगे, हफ्ते लग जाएंगे जी, हमें सीक्वेंसर को चलाना पड़ेगा और उसके बाद बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को सर्टेन पोजीशन या स्पेसिफिक साइट्स के ऊपर तोड़ देते हैं और हमारे पास फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं। जब हमारे पास फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं तो इन फ्रैगमेंट्स के साथ हम क्या करते हैं, इन फ्रैगमेंट्स को हम इनकी हम सेपरेशन कर सकते हैं, इनको हम डिफरेंट पेप्टाइड्स को हम बारी बारी वी कैन एनालाइज देम। अब सेगमेंट्स को ब्रेक करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम इसको एंड पे ब्रेक करें, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एंजाइम विच आर कॉल्ड एक्सोपेप्टाइडेजेस, जो कि वैसे तो प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम को पेप्टाइडेज कहते हैं या प्रोटीएज कहते हैं। एंजाइम जब हम पढ़ेंगे तो आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन द एंजाइम्स उनकी के ऊपर। सो पेप्टाइडेजेस या प्रोटीएजेस, प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम या पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने वाले एंजाइम। अगर हम कॉर्नर्स के ऊपर कट करते हैं तो वी यूज एक्सोपेप्टाइडेजेस, और अगर हम इनको कट करते हैं मिडिल में से तो उनको हम एंडोपेप्टाइडेजेस कहते हैं। और इनकी भी आगे हमारे पास क्लासेस हैं। अगर हम एक्सोपेप्टाइडेजेस की बात करें तो वो जो कि अमाइनो टर्मिनल के ऊपर कट करेंगे उनको अमाइनोपेप्टाइडेजेस कहते हैं, और जो कार्बोक्सिलिक टर्मिनल के ऊपर कट करेंगे दे आर कॉल्ड एज कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, राइट? Okay, हमारे पास जो last process by which we are able to determine the composition of a peptide chain is by DNA sequencing। DNA sequencing के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, you are going to do a lot of
research, or you are going to learn a lot about DNA sequencing in your molecular biology class, biochemistry class, I don't know, but maybe in molecular biology class के अंदर for sure you're going to learn about DNA sequencing. You all know कि हमारे जितने भी प्रोटीन्स हैं इनका जो स्ट्रक्चर है इसको कौन कोड करता है. इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? डीएनए से आती है. डीएनए के अंदर क्या मौजूद होते हैं? कोड्स मौजूद होते हैं, जेनेटिक कोड्स मौजूद होते हैं जो कि डिटरमिन करते हैं कि किस पोजीशन के ऊपर कौन सा अमाइनो एसिड आएगा. इस प्रोसेस के अंदर डीएनए सीक्वेंसिंग के अंदर क्या किया जाता है? एक प्रोटीन उसके डीएनए की रीजन को आइडेंटिफाई किया जाता है कि हमारे पास जी डीएनए के अंदर कौन सा रीजन है जो कि इस प्रोटीन को कोड कर रहा है, और उस डीएनए के रीजन के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस आइडेंटिफाई किया जाता है. न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आइडेंटिफाई करने के बाद उनसे समझने कि ये रिवर्स प्रोसेस किया जा रहा है कि डीएनए से न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस निकाला डीएनए सीक्वेंसर के अंदर, और न्यूक्लियोटाइड के इस सीक्वेंस से कोड्स बनाए और उन कोड से डिटरमिन किया कि ये किस अमाइनो एसिड का कोड है. राइट. तो हमने क्या किया? बेसिकली हम लोगों ने ट्रांसलेशन की, डीएनए की सीक्वेंस की ट्रांसलेशन की, और उसके थ्रू हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सी हमारे पास प्रोटीन है जो कि मतलब इसके अंदर अमाइनो एसिड्स की कंपोजिशन क्या है, कौन सा अमाइनो एसिड इस पोजीशन के ऊपर पाया जाता है. ओके, अब ये जो तमाम प्रोसेसेस हैं इनके अंदर ये समझ लें कि ये हमारे पास डीएनए सीक्वेंसिंग एक इनडायरेक्ट प्रोसेस है. ये एक अच्छा प्रोसेस नहीं है, इसके अंदर लिमिटेशंस हैं. लिमिटेशंस इसमें क्या है जी? फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर ये हम एक इनडायरेक्ट प्रोसेस है. हमें पता है कि जी प्रोटीन्स की जब फॉर्मेशन होती है तो डीएनए से जब हमारे पास सबसे पहले मैसेंजर आरएनए बनता है, और जो मैसेंजर आरएनए बनता है उसके अंदर भी पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होती हैं. पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस के बाद जिसके अंदर एक्सॉन्स और इंटरॉन की आपको पता है कि स्निपिंग होती है, वो निकल जाते हैं. सिर्फ एक्सॉनिक सीक्वेंसेस हैं जो कि आगे जाके ट्रांसलेट होते हैं. और ट्रांसलेशन जब मैसेंजर आरएनए की हमारे पास से प्रोटीन की एक कॉपी बनती है तो उसके अंदर उस प्रोटीन की भी पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस होती हैं. सो डीएनए सीक्वेंसिंग की लिमिटेशन ये है कि हम इसके थ्रू पोस्ट ट्रांसलेशनल पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. हम यहाँ पे गेस तो लगा रहे होंगे लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो 100% करेक्ट हो. सेकेंड, हमारे पास वी विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि यहाँ पर डाई सल्फाइड बॉन्ड कहाँ कहाँ पे पाया जाता था. देयरफॉर वी कैन से कि अगर हम डीएनए सीक्वेंसिंग के मुकाबले में डायरेक्ट प्रोटीन की सीक्वेंसिंग करें तो वो एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल है for determining the true characters of the primary structure of the polypeptides. So today we learned about the peptide bond. आज हम लोगों ने पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बारे में पढ़ा, और इस पेप्टाइड बॉन्ड के कुछ कैरेक्टर्स पढ़े. अलॉन्ग विद दैट हमने डिफरेंट पोलीपेप्टाइड्स के अंदर अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, प्रोटीन की कंपोजिशन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आज हम लोगों ने ये पढ़ा. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन पोस्ट द क्वेश्चन इन MS Teams, or you can also ask me on the WhatsApp group that we have. Tomorrow inshallah we're going to start the secondary structure of protein, and I hope we will have electricity and you won't have to wait for the video session, and inshallah we will have a live class tomorrow. So that's all for today. Allah Hafiz.